ये मुझे बड़ा खुशी हो रही है। जैसा कि मेरे अपने स्टूडेंट बार बार कह रहे थे कि सर आपकी तो हिंदी नहीं मिल पा रही है, आप भी जो है ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कीजिए। तो दोस्तों, मैंने आपकी इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने भी अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया है और मैं उस पर हिंदी का जो सिलेबस है, जो मैं यहाँ स्टार्टिंग से शुरू करने के लिए जा रहा हूँ, मैं आपके लिए कंटिन्यूस चैप्टर बाय चैप्टर डेली वेज आपको क्रम से यहाँ टॉपिक मिलते रहेंगे। मेरा आज का टॉपिक स्टार्टिंग है से ही शुरू कर रहा हूँ मैं वर्णमाला से आगे बढ़ाते हुए लास्ट तक हिंदी को मैं लेके जाऊंगा। इसलिए दोस्तों, जिसको भी मेरी हिंदी आप पढ़ना चाहते हैं वो डेली वेज आप अपनी क्लास को अपने घर पे बैठ के आसानी से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक वर्णमाला है। मैं ज़्यादा बात ना करते हुए मैं वर्णमाला स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, वर्णमाला सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि भाषा की इकाई तक पहुँचते पहुँचते हमें भाषा का निर्माण कैसे होता है। ध्वनि ओब्लिक वर्ण, ध्वनि जिसको हम वर्ण कह सकते हैं, इनसे मिलकर हमारे जो है अक्षर बनते हैं। अक्षरों से मिलकर शब्द बनते हैं जिन्हें हम कहते हैं पद। दोस्तों, शब्द और शब्दों को ही हम पद कहते हैं। शब्द और पद में क्या अंतर होता है? शब्द जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, वो किसी वाक्य में प्रयोग नहीं होते हैं, जबकि वही शब्द वाक्य में यूज हो जाए तो वो पद बन जाते हैं। दोस्तों, इन्हीं तमाम सारे पदों को मिलाकर पदबंध का निर्माण हो जाता है। पदबंधों को मिलाकर उपवाक्य बन जाते हैं और उपवाक्यों को मिलाकर वाक्य बन जाते हैं और वाक्यों को मिलाकर हमारी भाषा बन जाती है। वर्णमाला, दोस्तों, वर्णमाला के लिए मैं कहूंगा कि जो हमारे वर्ण हैं, अर्थात हम वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। हमारी वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, एक स्वर और व्यंजन। वर्णमाला में जो वर्णों की गणना की जाती है वो दो आधार पर की जाती है। नंबर एक, उच्चारण के आधार पर, नंबर दो, लेखन के आधार पर। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि उच्चारण के आधार पर सवाल पूछे जाते हैं कि उच्चारण के आधार पर कुल वर्ण कितने होते हैं, लेखन के आधार पर कुल वर्ण कितने होते हैं। तो सबसे पहले उच्चारण के आधार पर वर्णों की कुल संख्या 45 होती है, जिसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। इन्हीं को लेखन के आधार पे अगर देखा जाए तो लेखन के आधार पे इनकी कुल संख्या 52 हो जाती है, जिसमें 13 स्वर प्लस 35 व्यंजन और 4 उसमें संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जब यहाँ पे आइए, वर्णमाला में स्वर और व्यंजन हमारे वर्ण दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्वरों के बारे में ही बताना चाहूंगा, क्योंकि स्वरों को लेके ही हम बहुत सारे सवाल तैयार हो जाते हैं। हमारे स्वरों को लेके हम काफी बड़ा टॉपिक बन जाता है। इसलिए सबसे पहले मेरा आज का जो मेन टॉपिक है वर्णमाला का, वो है स्वर। तो मैं स्वर के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। अर्थात स्वरों को बोलने में हमें अन्य किसी व्यंजन की, अन्य किसी अक्षर की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए स्वरों का जो परिभाषा बन जाती है, अर्थात स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। दोस्तों, वैसे इनकी परंपरागत रूप से इनकी संख्या जो मानी जाती है वो 13 है। यहाँ पे भी बहुत ज्यादा विवाद रहता है। परंपरागत रूप से इनकी संख्या हमारी 13 मानी जाती है, जबकि इनकी सामान्यता रूप से इनकी संख्या 11 है और मान्यता के आधार पर इनकी संख्या केवल 10 है। तो यहाँ पे जो सवाल ज्यादातर पूछा जाता है वो इनकी संख्या 11 मानी जाती है, 11 लगाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो है एक तरीके से सामान्यता, एक मुख्यतः रूप से इनकी संख्या हमारी 11 हो जाती है। अब बात आती है इनके स्वरों का वर्गीकरण। कई प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है, अर्थात स्वरों का वर्गीकरण
आपने देखा होगा, कभी जीभ के आधार पे, कभी होठों के आधार पे, कभी यहाँ पे व्यत जो हमारा होठों के आधार पे, नाक के आधार पर, इस प्रकार से कई प्रकार से हम स्वरों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे स्वर नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर दोस्तों हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ध्यान रखना, यहाँ पे आपको बड़े ही ध्यान से देखने वाली बात है। आप मेरी बातों को सुनते सुनते ही इसको याद कर सकते हैं। जैसे उत्पत्ति के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण, अर्थात उत्पत्ति के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मूल स्वर, नंबर 2 संधि स्वर। अब ये उत्पत्ति जब स्टार्टिंग में सबसे पहले हमारे यहाँ उत्पत्ति हुई थी तो हमें 2 प्रकार के स्वर हमारे हाथ में आए थे। नंबर 1 मूल स्वर, नंबर 2 संधि स्वर। अब बात करते हैं मूल स्वर कौन से होते हैं, मूल स्वर क्या है। तो मैं आपको बता दूं मूल स्वर के बारे में। जिन स्वरों की उत्पत्ति मूल रूप में हुई थी, जिन स्वरों की उत्पत्ति मूल रूप में हुई थी, या यूं कहा जाए कि जिन स्वरों को हमने मूल अवस्था में पाया था उन्हें हम मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले छोटा है, छोटा ई, छोटा ऊ और ऋषि ऋषि। अब बात करते हैं संधि स्वर। तो नंबर 2 होते हैं हमारे संधि स्वर। संधि स्वर इनकी उत्पत्ति दो स्वरों के उपयोग से, 2 स्वरों के मेल से या 2 स्वरों के रूप में मिलकर जो हमें मिले हैं उन्हें हमने उत्पत्ति के आधार पे संधि स्वर कहा है। क्योंकि संधि स्वर का मतलब होता है जुड़कर बनना। अर्थात संधि स्वर की बात करें तो ये 7 होते हैं। संधि स्वरों की कुल संख्या 7 होती है, जिसमें बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। अब यहाँ पर बात आती है कि ये हमारे 7 जो संधि स्वर हैं, इनमें भी अगर आप देखें तो बाकी में 7 स्वर 2-2 स्वरों से मिलके बने हैं। लेकिन इसमें भी अगर आप थोड़ा सा गौर से देखिए, इसमें 3 स्वर जो हैं वो एक जैसे स्वरों से मिलके बने हैं, जबकि 4 जो हमारे स्वर हैं वो 2 अलग अलग स्वरों से मिलके बने हैं। अर्थात इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे जो संधि स्वर हैं वो 2 प्रकार के बन जाते हैं, जिनको नंबर 1 कहा जाता है सजातीय संधि स्वर और नंबर 2 कहा जाता है विजातीय संधि स्वर। यहाँ सजातीय संधि स्वर ऐसे वे संधि स्वर जिनकी उत्पत्ति 2 समान स्वरों के रूप में या 2 समान स्वरों के रूप में मिलकर हुई है, उन्हें हम जो है सजातीय संधि स्वर कहते हैं। इनकी कुल संख्या 3 होती है। जैसे बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ। जैसे आप देख रहे हैं कि बड़ा आ मिलके बना है छोटा ए प्लस छोटा ए, बड़ा ई मिलके बना है छोटा ई प्लस छोटा ई, बड़ा ऊ मिलके बनता है छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ। इसीलिए इन 3 सजातीय संधि स्वरों को हमने नाम दिया है सजातीय संधि स्वर। आगे है इसमें नंबर 2, इन्हीं को इसमें हमने दिया है विजातीय संधि स्वर। ये 4 होते हैं दोस्तों। विजातीय संधि स्वर ये 4 होते हैं क्योंकि इन स्वरों को अगर हम ध्यान से देखें तो इनमें जो है 2 अलग अलग जाति के स्वरों से मिलके बने हैं, इसीलिए इनका नाम विजातीय। विजातीय का मतलब होता है भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से मिलके बने हैं। जैसे इसमें एक छोटा ए आता है जो मिलके बना है आपका छोटा ए प्लस छोटा ई। बड़ा ए है, बड़ा ए मिलके बना है आपका छोटा ए प्लस छोटा ए। ऐसी आपका एक है छोटा ओ, ये भी आपका एक विजातीय संधि स्वर है जो मिलके बना है आपका छोटा ए प्लस छोटा ऊ। ऐसी है बड़ा ओ जो मिलके बना है आपका छोटा ए प्लस छोटा ओ से मिलके ये बना है। इस प्रकार ये दोस्तों हमारे विजातीय संधि स्वर है। लेकिन यहाँ सवाल एक ही आता है कि इन चारों विजातीय संधि स्वरों को एक दूसरा नाम दिया जाता है, इन्हीं को कहते हैं हम संयुक्त स्वर। सवाल ये आ जाए कि संयुक्त स्वरों को दूसरा नाम क्या है, तो यही विजातीय संधि स्वर के नाम से जाने जाते हैं। और विजातीय संधि स्वरों का दूसरा नाम क्या है, तो इन्हीं को हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। तो दोस्तों ये हमारे स्वर थे उत्पत्ति के आधार पर। अब नंबर 2, अब इनका वर्गीकरण मैंने बताया कई प्रकार से पढ़ना है। नंबर 1 हम पढ़ चुके हैं
उत्पत्ति के आधार पे संधि स्वर। अब दूसरा आता है हमारा उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण काल या कह सकते हैं हम मात्रा के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण। हाँ दोस्तों देखिए, उच्चारण काल के आधार पे कह लो या इन्हीं को मात्रा के आधार पे कह लो। उच्चारण काल के आधार पे स्वर 3 प्रकार के, अर्थात मात्रा के आधार पर भी स्वर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, इन्हीं को हम कह सकते हैं एक मात्रिक स्वर। नंबर 2 दीर्घ स्वर, इन्हीं को हम कह सकते हैं द्विमात्रिक स्वर। नंबर 3 प्लुत स्वर, इन्हीं को हम कह सकते हैं त्रिमात्रिक स्वर। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात करूंगा मैं ह्रस्व स्वर, जिन्हें हम एक मात्रिक स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण काल में बहुत कम समय लगता है, जिनके उच्चारण काल में बहुत कम समय लगता है, या यूं कहा जाए कि जिन स्वरों पर एक मात्रा लगाई जाती है। अभी आपने छंद में पढ़ा होगा, छंद में हम जब मात्रा लगाते हैं तो कहीं पे एक मात्रा लगती है, कहीं पे 2 मात्रा लगती हैं, तो उसी के आधार पे आपको पता होगा कि किन स्वरों पे एक मात्रा दी जाती है। तो देखिए यहाँ पे ह्रस्व स्वरों पर ही एक मात्रा दी जाती है, जिन्हें हमने एक मात्रिक स्वर कहा है, और इनकी कुल संख्या जो होती है वो हमारे यहाँ पे जो है वो 4 होते हैं, जो यहाँ पे एक मात्रा दी जाती है। छोटा है, छोटा ई, छोटा ऊ और ईसा ऋषि, इनको हम एक मात्रिक स्वर भी कह सकते हैं या ह्रस्व स्वर भी कहा जा सकता है। नंबर 2 दीर्घ स्वर, या इन्हीं को कहेंगे द्विमात्रिक स्वर। देखिए दीर्घ स्वर का मतलब है जिन स्वरों के उच्चारण काल में या जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। या यूं कहा जाए कि जिन स्वरों पर 2 मात्रा लगाई जाती हैं, उन्हें हम द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। देखिए यहाँ पे अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं, जो हमारे संधि स्वर, उत्पत्ति के आधार पे हमने संधि स्वर नाम दिया था, इन्हीं स्वरों को यहाँ पे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या भी 7 होती है, जैसे आपका बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, इन्हीं को हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अब यहाँ पे आगे नंबर 3 प्लुत स्वर। प्लुत स्वर या इनको कहेंगे हम त्रिमात्रिक स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है। ध्यान देना, यानी कि सबसे ज्यादा समय दीर्घ स्वर की अपेक्षा भी ज्यादा समय जिन स्वरों के उच्चारण में लगता है, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। अब बात आती है प्लुत स्वर हमारी वर्णमाला में क्या इनका जिक्र है? वर्णमाला में इनका जिक्र नहीं है, लेखन में है। लेखन में इनका कहीं जिक्र नहीं है। दोस्तों इन प्लुत स्वरों को एक हमारे पास विराम चिन्ह में जब हम पढ़ेंगे तो एक चिन्ह आता है, उसे बोलते हैं दीर्घ उच्चारण चिन्ह। जैसा कि आप दीर्घ उच्चारण चिन्ह, अगर हमें किसी भी स्वर के आगे जो एस टाइप का होता है, अगर हम उसे लगा दें तो वो ये संकेत करता है कि इस स्वर को हमें दीर्घ स्वर की अपेक्षा ज्यादा समय तक बोलना है। अर्थात जिन स्वरों के आगे ये दीर्घ उच्चारण चिन्ह जो एस आकार का होता है, अगर हम उसको लगा दें तो वो हमारा प्लुत स्वर बन जाता है। प्लुत स्वरों की संख्या कोई निश्चित नहीं है। हाँ, सवाल आ जाए कि प्लुत स्वरों का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो दोस्तों आपने देखा होगा ओम, ओम के उच्चारण में आपने देखा होगा ओम जब हम लिखते हैं तो ओम के ओ और उसमें एस नाम का एक चिन्ह होता है, जो इस बात को संकेत देता है, जैसे हम लंबे समय तक बोलते हैं ओ, इसका मतलब है कि यहाँ पे ये प्लुत स्वर का प्रयोग हो गया। आपने देखा होगा संगीतकार जितने भी गाने बजाने वाले होते हैं, गाने वाले, जब वो अपनी किसी एक यंत्र को, भजन के यंत्र को, गीत के यंत्र को लंबे समय तक खींच के गाते हैं सारे गा, तो वहाँ सारे संगीत के उसमें प्लुत स्वरों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों मैं एक ही बात कहूंगा, प्लुत स्वरों का मतलब है कि जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। छंद में अगर बात करें तो ऐसे स्वरों पर मात्रा 3 लगती है, इसीलिए प्लुत स्वरों को दूसरे शब्दों में त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ये हमारे हो गए किसके आधार पे? ये हमारे हो गए हैं आपके उच्चारण काल के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण। इसके बाद नंबर 3 आता है हमारे जीभ के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण।
जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। दोस्तों अब यहाँ इसका मतलब है कि हम जब स्वरों को बोलते हैं तो हमारी जीभ की एक्टिविटी क्या होती है, इसीलिए जीभ के आधार पर हमने स्वरों को बांटा है। जीभ के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सबसे पहले अग्र स्वर, नंबर 2 मध्य स्वर, नंबर 3 पक्ष स्वर। इसका मतलब क्या है, जब हम स्वरों को बोलते हैं तो हमारी जीभ की एक्टिविटी आगे अग्र स्वर, अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ आगे की ओर अग्रसर होती है, आगे की ओर बढ़ती है, उन्हें हम अग्रस्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, जैसे छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ए, बड़ा ए। अर्थात जब आप इसे प्रैक्टिकल देखेंगे, ई जीभ आगे की ओर भागेगी, ई ए आगे की ओर भागेगी, अर्थात इन्हें अग्रस्वर कहते हैं। नंबर 2 मध्य स्वर। मध्य स्वर में अर्थात ऐसे वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ ना तो आगे की ओर भागती है ना पीछे की ओर भागती है, अर्थात बीच में रहती है, उन्हें हम मध्य स्वर कहते हैं। ये एकमात्र हमारा स्वर है, छोटा है। नंबर 3 पक्ष स्वर, अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ हमारी पीछे की ओर भागती है, अर्थात पीछे की ओर बल लगाती है, उन्हें हम पक्ष स्वर कहते हैं। जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ओ। और यहाँ पे एक आपने देखा होगा ओस्कल, ओस्कल वाला एक स्वर होता है। ओस्कल का मतलब है जो डॉक्टर लिखते हुए ऊपर लगता है, अर्थात ओ ओस्कल वाला, वो वाला स्वर भी आपका पक्ष स्वर में आता है। तो यहाँ पे इस प्रकार हमारे जो है, यहाँ पे एक आपका आता है बड़ा आ। बड़ा आ जब हम इसको बोलेंगे बड़ा आ, तो ये हमारी जीभ जो है पीछे की ओर अग्रसर होती है, पीछे की ओर भागती है, इसलिए इसको भी हम पक्ष स्वर में रखते हैं। तो इस प्रकार हमारे ये जीभ के आधार पे 3 प्रकार के स्वर हो जाते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पक्ष स्वर। इसके बाद हमारा नंबर 4 स्वरों के वर्गीकरण में नंबर चौथा आता है होठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। होठों के आधार पे स्वर, ये होठों के आधार पे स्वर 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 व्यक्तमुखी स्वर, नंबर 2 अव्यक्तमुखी स्वर। देखिए व्यक्तमुखी स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे होठों के जो होठों का आकार है वो गोलाकार आकार में बन जाता है, अर्थात ये गोलाकार आकृति बन जाती है, जिन्हें हम व्यक्तमुखी स्वर कहते हैं। ये हमारे जो स्वर हैं, जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ, बड़ा ओ, और एक होता है ओस्कल वाला जो मैंने अभी आपको बताया। जैसे डॉक्टर, कॉपी आदि शब्दों में ओस्कल स्वर का प्रयोग होता है। ये स्वर ओस्कल स्वर भी हमारा व्यक्तमुखी स्वर में आता है। उसके बाद नंबर 2 अव्यक्तमुखी स्वर, अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे होठों की आकृति गोलाकार नहीं बनती है बल्कि चपटी बनती है, उन्हें हम अव्यक्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ई, बड़ा ई, और छोटा है, बड़ा आ, ये स्वर हमारे अव्यक्तमुखी स्वर कहलाते हैं। क्योंकि दोस्तों इनको अगर आप खुद भी आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, इसमें हमारी होठों की आकृति गोल नहीं बनती। उसके बाद ये तो हमारे होठों के आधार पर रहे। आगे हमारे नंबर 5 नाक व मुख से हवा निकलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। हाँ देखिए, नाक व मुख के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। दोस्तों नाक व मुख के आधार पर स्वर 2 आधार पर होते हैं। 2 आधार मतलब नाक व मुख के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है। अनुनासिक स्वर अर्थात मौखिक स्वर। दोस्तों जिन स्वरों के उच्चारण में नाक की कोई आवश्यकता न हो, अर्थात केवल मुख से ही हवा बाहर निकले, उन्हें हम निरनुनासिक स्वर या मौखिक स्वर कहते हैं। जैसे छोटा है, बड़ा आ, छोटा ई, बड़ा ऊ, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, ये हमारे जो है निरनुनासिक स्वर हैं। और दोस्तों नंबर 2 अनुनासिक स्वर,
अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नाक से भी हवा बाहर निकलती है, अर्थात जहां मुख और नाक दोनों का सहयोग होता है, उन्हें हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। अनुनासिक स्वरों को दूसरे शब्दों में नासिकीय स्वर भी कहा जाता है। और इसमें केवल दो स्वर हमारे आते हैं, जैसे एक तो हमारा अंकी बिंदी वाले स्वर होते हैं अर्थात एह, और दूसरा होता है चंद्र बिंदी वाले। अर्थात ये बिंदी जो जिन स्वरों के ऊपर ये चंद्र बिंदी और अंकी बिंदी होती है, जिन्हें हम एक तरीके से कह सकते हैं अनुस्वार के रूप में जो स्वर होते हैं, वो हमारे अनुनासिक स्वर कहलाते हैं दोस्तों। उसके बाद नंबर लास्ट है स्वरों के वर्गीकरण में, नंबर 6, जिसे कहेंगे हम मुख द्वार या मुख विवर के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। दोस्तों ये 4 प्रकार के होते हैं। देखिए मैं बताऊंगा, मुख द्वार अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे मुख कितना खुलता है, कितना बंद रहता है, इसके आधार पे हम इसे कहते हैं मुख द्वार अर्थात मुख विवर के खुलने के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण। ये 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 बीव्रत स्वर, जो केवल एकमात्र स्वर होता है। बीव्रत स्वर का मतलब होता है जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे ज्यादा मुंह खुले, जैसे बड़ा आ। नंबर 2 बीव्रत स्वर, नंबर 2 बीव्रत स्वर, सॉरी नंबर 1 बीव्रत स्वर, नंबर 2 संव्रत स्वर। देखिए संव्रत स्वर क्या होते हैं, वैसे इनकी परिभाषा के अकॉर्डिंग अगर इनकी परिभाषा दी जाए तो बड़ा अजीब सी परिभाषा रहती है। ऐसे वे स्वर जिनके उच्चारण में हमारा मुख बहुत कम खुलता हो या बंद होने की कगार पे होता हो, उन्हें हम संव्रत स्वर कहते हैं। ये हमारे 4 होते हैं, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। उसके बाद नंबर 3 है अर्ध संव्रत स्वर। देखिए अर्ध संव्रत स्वर जिसमें मुख लगभग आधा बंद रहता है और आधा खुलता है, ये हमारे होते हैं छोटा ए, छोटा ओ, और एक हमारा होता है ओस्कल वाला, जो हमारा ओस्कल डॉक्टर वाला, जो जिसमें डॉक्टर शब्द लिखते समय स्वर का प्रयोग होता है। अर्थात ये तीनों स्वर हमारे अर्ध संव्रत स्वर होते हैं। नंबर 4 अर्ध विव्रत स्वर, जिनमें आधा मुख हमारा बंद रहता है और आधा खुला हुआ रहता है दोस्तों, उन्हें हम अर्ध विव्रत स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा ए, बड़ा ओ और छोटा है। दोस्तों इस प्रकार ये हमारे स्वरों का वर्गीकरण है। अब ये आपको बीच बीच में रिवाज करते रहना, इस तरीके से आपको रिवाज करना है। ये हमारा स्वरों का वर्गीकरण था। कल अगली वीडियो में आपको जो है व्यंजन और व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजन कौन से होते हैं, व्यंजनों को कितने प्रकार से बांटा जा सकता है, मुख के आधार पे अलग है, उच्चारण के आधार पे अलग है, इसलिए आपको यहाँ पे व्यंजनों का अगली वीडियो में आप वेट करेंगे। अगली वीडियो में आपको व्यंजनों का वर्गीकरण मिलेगा आपको। धन्यवाद।